वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम दफ्तर से इसकी जानकारी दी गई है। ख्याल रहे कि जुमेरात को हिंदुस्तान ने 1 अरब शहरियों की टीकाकारी का हदफ पूरा किया है, लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने खिताब में इस हसूलियाबी पर रोशनी डाल सकते हैं। जराये के मुताबिक बच्चों की टीकाकारी के मुतालिक मुल्क को जानकारी दी जा सकती है। दिवाली और छठ पूजा के पेश नजर पीएम मोदी अपने खिताब में कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की तलकीन भी कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। पवन, 10 बजे वजीर आजम खिताब करने जा रहे हैं और कई बातों की जानकारी जो है लोगों को दी जाएगी। इस तरह से लगातार प्रधानमंत्री समय समय पर पूरे कोरोना काल में आके देश को संबोधित करते रहे और अपनी जो आगे की योजनाएं हैं उस पर देशवासियों को सामने रखते रहे, तो उसी के तहत क्योंकि कल हमने 100 करोड़ का लक्ष्य अपना पूरा किया है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन कुल मिलाकर पूरे देश भर के अंदर हो गए हैं, तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि पूरी दुनिया के सामने एक भारत का संदेश गया है कि भारत पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सशक्त हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या मेडिकल क्षेत्र की बात करें, जहां पूरी दुनिया अभी तक वैक्सीन लेने को अगर प्रयासरत है, तो वहीं हिंदुस्तान अब 100 करोड़ वैक्सीन अपने पूरे देशवासियों को दे चुका है। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको लेकर भी, क्योंकि नवंबर में उसका समय खत्म हो रहा है, नवंबर तक उस योजना को बढ़ाया गया था, तो हो सकता है इस योजना को आगे और बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ क्योंकि तमाम अब जो आगे का जो महीना है वो तमाम त्योहार उस महीने के अंदर आएंगे, तो उन त्योहारों को लेकर भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी यही मानना है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लोगों को सिर्फ कोरोना की पहली डोज लगी है, दूसरी डोज नहीं लगी है, तो उसके चलते लोग सावधानी बरतें और सेकंड डोज के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब पहली डोज लगवाने के बाद में दूसरी डोज लगवाने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रेरित करने की कोशिश भी होगी। और त्योहारों के मौसम में कोविड की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहारों को मनाया जाए, उस पर लेकर प्रधानमंत्री का खासा ध्यान हो सकता है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री आज के संबोधन में चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, 10 बजे आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। बेहद शुक्रिया पवन आपका। आगे बढ़ते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में अदाकारा अनन्या पांडे से एनसीबी आज फिर पूछताछ करेगी। सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। जुमेरात को अनन्या से तकरीबन 2 घंटों तक पूछताछ की गई थी। वो अपने वालिद चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। इस केस में गिरफ्तार मुलजिम के व्हाट्सएप चैट में अनन्या का तज़किरा था, जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें तफ्तीश के लिए तलब किया है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अनन्या से कल भी पूछताछ हुई थी और आज फिर से एनसीबी ने अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल, देखिए कल अनन्या को जो है 2 बजे एनसीबी ने तलब किया था, लेकिन अनन्या अपने घर से 3 बजे निकली और जिसकी वजह से बहुत कम समय एनसीबी को मिला अनन्या से पूछताछ के लिए। यही वजह है कि आज 11 बजे फिर से अनन्या को बुलाया गया है और आज जो है काफ़ी समय एनसीबी लेगी। जो सवाल की लिस्ट एनसीबी ने तैयार की है वो पूरी लिस्ट जो है अनन्या के सामने रखी जाएगी, तमाम सवाल रखे जाएंगे और उनसे जवाब पूछा जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जिस तरह से आर्यन खान से चैट में ड्रग्स की बातें को लेकर के अनन्या का नाम सामने आया है, तो एनसीबी जानना चाहेगी कि क्या इनके कांटेक्ट में और कोई लोग हैं, क्या अनन्या एक जरिया बन सकती है ताकि मंगलवार को जब बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होगी तो एनसीबी वहां से कोई अहम सुराग या अहम एविडेंसेस जो है अदालत में रख सकती है, जिससे मदद मिलेगी आर्यन खान के जमानत का विरोध करने के लिए। ये तमाम पहलू हैं जिसे लेकर के अनन्या खान को 11 बजे बुलाया गया है। अनन्या जब एक बार पहुंचेंगी अदालत में, जब उनसे माफ कीजिए, एक बार जब एनसीबी दफ्तर में पहुंचेंगी, जब उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जब तमाम सवाल किए जाएंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ जवाब जो है अनन्या देती हैं और क्या कुछ सबूत जो है एनसीबी जुटा पाती है मंगलवार के पहले जब बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की सुनवाई होगी।
बेहद शुक्रिया प्रशांत तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनआईए का फिरोज अहमद वानी के घर पर छापा हुआ है। काजीगुंड काकपुरा पुलवामा गांव में फिरोज का घर है। तो अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। एनआईए का फिरोज अहमद वानी के घर पर छापामार कार्रवाई हुई है। काजीगुंड काकपुरा पुलवामा गांव में फिरोज का घर है, जहां पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। पिछले कई रोज से एनआईए की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में जारी है। कई मकामात पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। वहीं इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, फिरोज अहमद वानी के घर पर छापामार कार्रवाई हुई है। फिरोज का घर काजीगुंड काकपुरा पुलवामा गांव में है। हमारे नुमाइंदे बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, इस हवाले से तफसीलात बताएं। जो सितंबर के हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर का जो मिलिटेंट है रियाज, उसके जो अयानतकार है, उसके जो हेल्पर है, उनको कोई गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कई श्रीनगर और पुलवामा में जो कमीन गाहें उसने बनाई थी, तो वो बस्ट की थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उसी सिलसिले में आज ये जो फिरोज अहमद वानी है, ये भी उसी की एक कड़ी है। ये भी लश्कर के जो OGW था, तो उसके घर पे इस वक्त एनआईए की रेड चल रही है। अभी तक रेड चल रही है। रेड आज सुबह सवेरे शुरू हुई है, तो रेड अभी चल रही है। इसमें पुलिस, CRPF की मदद से एनआईए की टीम आ गई है काकपोरा यहाँ पर काजीगुंड में, और सुबह से ही जो कल की तलाशी ली जा रही है और जो मकीन है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सिक्योरिटी को पहले ही एनआईए जो फिरोज है, इसको गुज़िश्ता माह जो 28 तारीख को एनआईए ने अपनी तहवील में लिया है, तब से ये एनआईए की तहवील में है और आज इसके घर पे एनआईए की जानिब से ये छापामारी अमल में लाई गई है। बिलाल, क्या कुछ एविडेंसेस एनआईए को मिले हैं? देखिए, पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इनके खिलाफ OGWs के खिलाफ जो कि लश्कर के साथ वाबस्ता थे, इनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, जो कि इन्होंने जो लश्कर के कुछ मिलिटेंट है उनके लिए ये कमीन गाहें बना रहे थे, तो वो बस्ट किए हैं। हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर में और यहाँ पुलवामा में भी किए गए थे। तो उसी की बिना पर एनआईए ने ये केस अपनी तहवील में लिया और मजीद इसमें तहकीकात चल रही है। और ये मुलव्वस OGW तक है और कहाँ तक इनकी जो मिलिटेंटों के साथ के मुलव्वस होने के खदशात है, तो उसके सिलसिले में एनआईए तहकीकात कर रही है। इसके अलावा क्या एनआईए की और भी कुछ मकामात पर छापेमारी हो सकती है? क्योंकि अब जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है, पिछले कई रोज से हमने देखा कि एनआईए की इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं। देखिए, एनआईए की पहले जब सिविलियन किलिंग्स हुई, उस सिलसिले में भी यहाँ पर एनआईए की जो छापामारी है वो गुज़श्ता कई रोज से चल रही है। तो जो एनआईए की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जो ये छापामारी का सिलसिला है ये जारी है। कई जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उनकी तहकीकात जो है वो एनआईए की जानिब से की जा रही है। उसी सिलसिले की कड़ी में आज ये छापामारी भी अमल में लाई गई है। अभी तक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक पुलवामा में अभी तक एक ही जगह पर एक छापा अमल में लाया गया, वो है अभी फिरोज अहमद वानी का घर काकपोरा में, जो काजीगुंड काकपोरा। बिल्कुल बिलाल, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज की ताज़ा खबर में आपको कई खबरों से रूबरू करा रहे हैं और अब आपको हज के ताल्लुक से भी खबर बता दें। हज के ताल्लुक से वज़ारत अक़लियत उमूर की आज दिल्ली में मीटिंग है। ये मीटिंग अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगी। मीटिंग में हज 2022 की तैयारियों के ताल्लुक से तबादले ख्याल हो सकता है। मीटिंग में हज कमेटी ऑफ इंडिया और दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदार शिरकत कर सकते हैं। ये मीटिंग हज 2022 को लेकर अहम हो सकती है क्योंकि कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नज़र सऊदी हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियाँ तकरीबन 1.5 साल पहले लगाई गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में हज के लिए मुंतज़रीन का इंतज़ार अब ख़त्म हो सकता है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, काफ़ी अहम मीटिंग होने जा रही है।
बिल्कुल मुनाजा, देखिए सऊदी अरब में जिस तरीके से अब कोरोना की वजह से पाबंदियां आई थी और बाहर के जो मजदूर थे या हाथी थे वो नहीं जा पा रहे थे हज करने के लिए। सऊदी अरब से तरह की परवाजों को रोक रखा था और हाल फिलहाल में अभी भी ममालिक हैं जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, ये तमाम ममालिक शामिल हैं। इनके जो लोग हैं उनको अगर सऊदी अरब जाना है, अगर मुलाजमत के लिए भी जा रहे हैं तो उन्हें किसी मुल्क में 14 दिनों तक क्वारंटाइन करना पड़ता है। लेकिन अभी हाल ही में सऊदी अरब ने कोरोना की पाबंदियां हैं उसको हटाया है और आज की इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुर्रम, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तब तक नाजरीन को बता दें एक बार फिर कि हज के ताल्लुक से वजारत अक़लियत उमूर की आज दिल्ली में मीटिंग है और ये मीटिंग अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगी। मीटिंग में हज 2022 की तैयारियों के ताल्लुक से तबादले ख्याल हो सकता है। इस मीटिंग में हज कमेटी ऑफ इंडिया और दीगर मुतल्लिका ओहदेदार शिरकत कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये मीटिंग हज 2022 को लेकर काफी अहम हो सकती है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आलमी वबा के पेश नजर सऊदी हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियां तकरीबन 1.5 साल पहले लगाई गई थी वो अब खत्म हो चुकी है। खुर्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आप अपनी बात मुकम्मल करें। देखिए, कोरोना की वजह से हाल में जो पाबंदियां सऊदी अरब में लगाई गई, यानी मास्क लगाना, दूरी, इनको हटा लिया गया है। आप पूरी जगह में बगैर मास्क के रह सकते हैं। इसी के साथ साथ मस्जिद में अगर नमाज पढ़नी है वहां पर भी जो फासले थे जो लगाए थे उनको हटा लिया गया है। पस मंजर में अगर आप देखें तो आज वजारत खुर्रम, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि आपसे फिर से राब्ता बना सके। इस वक्त आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। लखनऊ में वज़ीर-ए-आला पसमानदा तबकात इजलास से खिताब करेंगे। 11 बजे पंचायत भवन में योगी आदित्यनाथ नवनिया समाज, जबकि 12:30 बजे यादव समाज के पसमानदा तबका से खिताब करेंगे। ये दोनों इजलास मिशन 2022 के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं। रियासत में तकरीबन 52% दीगर पसमानदा आजाद, जबकि तकरीबन 9% यादव वोटर हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में फी लीटर 35 पैसे से इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपये 89 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 62 पैसे फी लीटर है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 78 पैसे फी लीटर है और डीजल की कीमत 103 रुपये 92 पैसे फी लीटर है। इस महीने तकरीबन हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। और एक तरफ जहां ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं सब्जियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से लोग पहले ही परेशान थे। ऐसे में सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लोगों की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया है। ज्यादातर सब्जियों की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। सब्जी फरोशों के साथ साथ ग्राहकों ने कहा कि महंगी सब्जी ने उनका बजट खराब कर दिया है। सब्जियां जो इस सीजन में 20 से 30 रुपए किलो मिल रही थी, उनकी कीमत सिर्फ चंद दिनों में दुगनी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। मेंढर के फाटाधुरिया में एनकाउंटर अब भी जारी है। फायरिंग का दोबारा आगाज हो गया है। लगातार कई दिनों से मेंढर के फाटाधुरिया में एनकाउंटर जारी है। फायरिंग का दोबारा आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीजन के भटाधुरिया में एनकाउंटर जारी है। फायरिंग का दोबारा आगाज हो गया है। कई दिनों से लगातार इस इलाके में एनकाउंटर जारी है। टेरेन मुश्किल होने की वजह से ये एनकाउंटर इतना लंबा खींच गया है। हालांकि ड्रोन का, रॉकेट लॉन्चर का, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, बावजूद इसके अभी एनकाउंटर जारी है। आपको इस वक्त का डेवलपमेंट बता दें कि फायरिंग दोबारा शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह की आज सालगिरह है। शाह की सालगिरह के मौके पर जहां चार जानिब से मुबारकबादियां मिल रही हैं, वहीं मरकजी वजीर राजनाथ सिंह
ने ट्वीट करके अमित शाह को मुबारकबाद दी है, जबकि वहीं नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके अमित शाह को मुबारकबाद दी है। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू के एहतजाज का आज दूसरा दिन है। चंद्रबाबू पार्टी कारकुनों की पिटाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर पार्टी अड़ी हुई है। जुमेरात को टीडीपी लीडरों ने गवर्नर से मुलाकात की थी और पार्टी कारकुनों की पिटाई की शिकायत की थी। चंद्रबाबू नायडू मरकज से रियासत में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर दाखिला को इस सिलसिले में खत भी लिखा है। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली का दौरा करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक बाबू वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। FATF की ताजा लिस्ट पाकिस्तान के लिए झटका है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के आलमी इदारे ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। इदारे के सदर डॉक्टर मार्कोस ने 3 रोजा इजलास के बाद वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को बदस्तूर निगरानी में रखा गया है। रवा साल FAT के फरवरी में हुए इजलास में भी पाकिस्तान को इसी लिस्ट में रखा गया था। इदारे ने पाकिस्तान को इस फहरिस्त से बाहर आने के लिए 3 नुकात पर तवज्जो देने की हिदायत भी दी थी। ख्याल है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से ही है। नई फहरिस्त में पाकिस्तान के साथ तुर्की भी शामिल है। ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए इस्लामाबाद को इनकरा के सहारे की जरूरत थी, लेकिन तुर्की के भी इस फहरिस्त में शामिल होने से पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा है। वहीं चीन में कोरोना एक बार फिर सर उठा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शुमाली और शुमाल मगरबी चीन के 10 सूबों में नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इंतजामिया की तशवीश बढ़ रही है। हुकूमत रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। परवाजें मनसूख की जा रही हैं और तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है। सयाहती मकामात और दीगर अवामी मकामात को भी बंद कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी की जा रही है।